बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपको एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, and we are going to study unit 9 labor welfare. So as you know that we have completed so many topics, we have covered so many topics from labor welfare unit 9, and if you have not watched those videos, those sessions, please go through my channel edutainment. You will find all those sessions and videos. Right, I have made playlists फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 8. अगर आपने उन सेशंस को, उन यूनिट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में एक यूनिट, लाइक हर यूनिट का मैंने अलग अलग सेशन लिया हुआ है, अलग अलग कैटेगराइज करके दिया है, वीडियो लाइक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है मैंने, तो आप जा करके उनको देख सकते हैं. इसके अलावा थ्योरी के अलावा मैंने PYQs एंड MCQs के भी काफ़ी सारे सेशंस लिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं टू बूस्ट योर प्रिपरेशन. सो आज हमारा जो टॉपिक होगा, आई लेट मी टेक यू to the slide where we will have to start today. लास्ट सेशन में हमने बात की थी एक्ट्स फॉर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इन विच वी स्टडीड वर्कमेंस एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. उसके बाद हमें आज देखना है, आज का हमारा टॉपिक होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. सो हम देखेंगे क्या है एक्ट्स फॉर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. सो पहला हमने देख लिया था वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. उसके बाद आज हम देखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. So we'll see here. The initiative to provide legislation for maternity was first taken by a few states, followed by the Mines Maternity Benefit Act 1941 for women workers in mines passed by the central government. The General Maternity Benefit Act 1961 which applies to women. So generally जब ये एक्ट लाया गया था तो सबसे पहले बात की गई थी माइंस के, लाइक जो माइंस में काम करते हैं वो वुमेन्स अंडर द ग्राउंड जो काम करते हैं माइंस में, खदान में, कोयल सपोज कोयले की खदान बेस्ट एग्जाम्पल है. सो जो वुमेन्स वहां पे काम करती थी उनके लिए स्पेशली 1941 में ये एक्ट लेकर के आया गया क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही रिस्की था. राइट, और अभी भी ऑब्वियसली रिस्की है. अंडर द ग्राउंड काम करना मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही रिस्की होता है. बट इन केस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट वुमेन्स के लिए 1941 में जो वुमेन्स माइंस में काम करती उनके लिए ये एक्ट लेकर के आया गया ताकि उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके जब वो गर्भावस्था धारण की हो, जब वो प्रेग्नेंट हो, तो उस समय में उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, किस तरह से उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उनकी बात की गई. राइट, जो कि कुछ स्टेट्स के द्वारा फॉलो किया गया. लेटर ऑन विल सी हियर. In factories, mines and other establishments replaced the Mines Act and was adopted by most states, does not apply to those covered by the ESI scheme. So शुरू में कुछ एक स्टेट्स ने इसको अप्लाई किया, अपनाया इस स्कीम को. लेटर ऑन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लेकर के पॉजिटिव हो गए, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन जहां पर ESI स्कीम मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑलरेडी अप्लाई होता है किसी भी मैन एंड वुमेन पे, तो अगेन मैटरनिटी लीव बेनिफिट नहीं अप्लाई होगा क्योंकि दो डबल चीजें, दो बेनिफिट्स एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते. क्योंकि ऑलमोस्ट ESI में भी क्या होता है, ESI में भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. तो अगर ऑलरेडी आपका कवर्ड है मेडिकल फैसिलिटीज तो अगेन एंड अगेन उसी चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है. तो जिनके लाइक जो वुमेन ऑलरेडी ESI एक्ट का बेनिफिट ले रही हैं, अगेन मैटरनिटी का अगेन वो डबल मतलब बेनिफिट नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है उसमें. राइट, इसका सेकेंड पहला देखेंगे. It is administered by the factories inspectorates of state governments in respect of factories, the welfare commissioner in coal mines and the director general safety in other mines. It allows for 12 weeks leave which can be taken before or after the child birth. During the period she paid at the rate of average daily wages. She also gets medical bonus of Rs 1000 if the employer does not provide free prenatal confinement and postnatal medical care. To avail these benefits, she should have completed at least 160 days of
service during the preceding 12 months. This scheme is based on the principle of employer's liability. So क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस जो एक्ट लाया गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, वो कब अप्लाई होगा? सो चाइल्ड बर्थ के 12 वीक्स पहले, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ पहले आप लीव पर जा सकती हैं, एंड उसके अगेन 12 वीक्स तक आप लीव पर रह सकती हैं. तो ये अर्लियर प्रोविजन था. अभी क्या हो गया है, कुल मिला के 24 ही हुआ. अभी क्या है कि टोटल 26 वीक्स का आपको लीव दिया जाता है, जो कि पेड लीव होता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ आप कह सकते हैं. 26 वीक्स की लीव प्रोवाइड की जाती है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर. और जहां पर मेडिकल बोनस जो प्रोवाइड किया जाता है एज अ फिनेंशियल एड, वहां पर वो होता है ये 1000, ये पुराना है, 3500 हो चुका है, राइट. सो 3500 मेडिकल बोनस प्रोवाइड किया जाता है, प्लस वीक्स की जो प्रोविजन है लीव्स का, 26 वीक्स की टोटल लीव प्रोवाइड की जाती है जो कि पेड होती है वुमन की. उसके अलावा वो चाहे तो जब तक कि बच्चा 15 मंथ्स का नहीं हो जाता तब तक वो लीव पर रह सकती है. 26 वीक के बाद जितना एक्स्ट्रा वो लेती है लीव्स, वो अनपेड होगी. बट गवर्नमेंट ने जैसा डिसाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस लेडी को, उस वुमन को वो बेनिफिट दिया जाएगा कि वो जब तक कि बच्चा until the child completing 15 months of the age mother can take leaves, right. So 26 वीक्स की लीव पेड होती है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लीव लेती है, एक्सटेंड करते हैं वुमन, वो अनपेड होती है. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 देखेंगे, इसके अंदर क्या है. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय लेबर कोर्ट्स, industrial tribunals and national tribunals set up under the act. It is the only measure which provides relief to workers in case of unemployment and applies to all workers employed in any industry earning 10,000 per month or less. Compensation for layoff and retrenchment are paid for by the employer in any industrial undertaking except seasonal undertakings, and those with less than 50 employees. If they have worked for a year or more, a worker is entitled to compensation at the rate of 15 days average earnings. Compensation in case of closure is payable at the same rate, but if it is due to circumstances beyond the employer's control, and compensation is limited to a maximum of 3 months average earning. The maximum period for which compensation is payable is 45 days a year, but may be more under certain circumstances. So इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर हम देखेंगे क्या कह रहे हैं. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय लेबर कोर्ट्स. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था? डेट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय लेबर कोर्ट्स. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल सेट अप अंडर द एक्ट. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत ही, उसके अंदर ही इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स का सेटअप किया गया. It is the only measure which provides relief to workers in case of unemployment and applies to all workers employed in any industry earning 10,000 per month or less. So क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल का सेटअप किया गया, जिसके अंदर मोटो ये था कि वर्कर्स जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए. अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसके अंडर उनको कुछ बेनिफिट दिया जाए जिससे कि उनकी लाइफ साइकिल चलती रहे, उनके लाइफ का बैलेंस बना रहे. अगर एंड वो बेनिफिट उनको भी प्रोवाइड किया गया अलॉन्ग विद द अनएम्प्लॉयड पर्सन. जो पर्सन 10,000 से भी कम जिनकी सैलरी है मंथली, उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका लाइफ साइकिल अच्छे से चलता रहे और उनकी लाइफ का बैलेंस बना रहे. फोर्थ लाइन देखेंगे. कॉम्पेंसेशन फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट आर पेड फॉर द एम्प्लॉयर in any industrial undertaking except seasonal undertakings. So क्या कह रहे हैं, compensation provide किया जाता था, मतलब जाता है to the workers in case of layoff and retrenchment. अगर employer खुद employees को lay off कर रही है या फिर retrench कर रही है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा layoff क्या है, retrenchment क्या है. layoff क्या है, layoff permanent नहीं होता है नेचर में. layoff in
टेम्पोररी इन नेचर। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि जब किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, मटेरियल्स की कमी हो जाती है, रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक आप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी लाइक रिसोर्सेज की कमी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयर है, वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो इनएफिशिएंट है कंटिन्यू करने में एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उतना अर्निंग नहीं कर पा रहा है या फिर उसके पास उतना आउटपुट नहीं निकल के आ पा रहा है कि वो इतने लोगों की को रख सके। तो उस केस में क्या करते हैं कि ले ऑफ कर देते हैं, ये बोल करके कि जब तक लाइक ले ऑफ दो केसेस में होता है, या तो कंपनी के पास उतना मटेरियल नहीं है कि वो प्रोडक्शन के लिए उतने लोगों को हायर करके रखे या फिर रखे, या फिर ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की हायरिंग हो चुकी जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लोग हैं कंपनी में और एक्स्ट्रा 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 होने की वजह से वो रिट्रेंच कर रहे थे। दो केसेस होते हैं ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट का। रिट्रेंचमेंट तब होता है जब किसी भी काम को, पर्टिकुलर काम करने के लिए 50 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पे 70-80 लोगों की हायरिंग हो चुकी है और कंपनी को अब लगता है कि हमें कॉस्ट कटिंग की जरूरत है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो रिट्रेंचमेंट कर देते हैं। जहां पे लगता है इस डिपार्टमेंट पे इतने लोग एक्स्ट्रा हैं, तो उनको रिट्रेंच कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, अपने खर्चे को शॉर्ट करने के लिए कंपनी से एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। लेकिन रिट्रेंचमेंट के केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर को भी 30 डेज पहले नोटिस देना होता है एम्प्लॉयज को कि आपको हम रिट्रेंच करने वाला, जिससे कि वो बीच में अपनी जॉब भी सर्च करें, प्लस उनको 30 डेज का, अगर अगले 30 डेज तक उस एम्प्लॉय को मतलब सपोज 45 डेज तक अगर उसको जॉब नहीं मिलती है, कंपनी छोड़ने के 45 डेज तक का सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है रिट्रेंचमेंट के केस में। ले ऑफ के केस में होता है कि ले ऑफ के केस में भी सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन ले ऑफ टेम्पोररी नेचर होता है। ले ऑफ के केस में क्या होता है कि लाइक रॉ एंड मटेरियल्स की कमी की वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को निकालता है, ये बोल करके कि जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, हम ट्रैक पर आ जाएंगे, आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन रिट्रेंचमेंट के केस में क्या होता है, वो आपको कोई वादा नहीं करते हैं कि आपको बुलाया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फोर्थ लाइन हम पढ़ रहे थे, कॉम्पेंसेशन फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट आर पेड फॉर बाय द एम्प्लॉयर, वो पेड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर इन एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्सेप्ट सीजनल अंडरटेकिंग। मतलब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के एवज में कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेप्ट उसमें एक्सेप्शन ये है कि सीजनल अंडरटेकिंग्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सीजनल का सपोज आइसक्रीम की फैक्ट्री है, वहां पर वो उनके काम ही 3-4 महीने के लिए चलता है, वो क्या मतलब ये रूल कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो, क्योंकि उनका तो काम ही 4 महीने के लिए वो वर्कर्स को रखेंगे, अगेन उनको पता है कि हमें जरूरत ही नहीं है। तो वो पहले ही जब किसी को हायर करते हैं जो सीजनल अंडरटेकिंग्स हैं, तो वो पहले से ही कंफर्म करके हायरिंग करते हैं कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 3-4 महीने के लिए ही होगी, तो वहां पे चीजें क्लियर होती हैं। सो ये रूल जो सीजनल अंडरटेकिंग्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनीज है, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। इन ब्रैकेट देखेंगे, एनी दोज विथ लेस देन 50 employees if they have worked for a year or more. A worker is entitled to compensation at the rate of 15 days average earning. A worker is entitled to compensation at the rate of 15 days average earnings. मतलब जो उसको compensation मिलेगा किसी भी employee को in एवज ऑफ ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, 15 दिन की उसकी जो एवरेज सैलरी होगी वो पे किया जाएगा। Compensation in cases of closure is payable at the same rate, but if it is due to circumstances beyond the employer's control, and compensation is limited to a maximum of 3 months average earning. The maximum period for which compensation is payable is 45 days a year, but may be more under certain circumstances. सो जनरली 15 दिन की जो सैलरी होती है किसी भी एम्प्लॉयज को, जिसको रिट्रेंच कर रहा है या फिर ले ऑफ कर रहे हैं एम्प्लॉयर, 15 दिन की सैलरी उनको दी जाती है उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को। इन अदर केसेस कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ सर्टेन कुछ निर्धारित कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियां होती है जहां पर वो मैक्सिमम 45 डेज का भी वेज प्रोवाइड करेंगे, किसको, वर्कर्स को, इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। सो मिनिमम कितना उनको देना ही देना है, 15 दिन का तो देना ही देना है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं अगर कोई ऐसा सर्टेन सर्कमस्टांसेस निकल के आता है तो 45 डेज। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 देखेंगे।
The scheme applies to non-seasonal factories using power that employ a minimum of 10 or more workers, and in the case of non-seasonal factories and establishments which do not use power employing minimum of 20 or more workers. It does not apply to seasonal factories. The scheme has been extended to shops, hotels, restaurants, cinemas, road transport undertakings and newspaper establishment employing 20 or more workers. Around 14 states and union territories have reduced the threshold limit for coverage of shops and other establishments for 20 to 10 or more persons. With effect from 1st May 2010, the wage limit for coverage under ESI Act is 15,000 per month. The two contribution period and corresponding cash benefits period are as under. Contribution period 1st April to 30th September. Cash benefit 1st January of the following. तो पहले समझने की कोशिश करेंगे. The Employees State Insurance Act 1948 के तहत ESI Act 1948 के तहत देखेंगे. The scheme applies to non-seasonal factories using power that employ a minimum of 10 or more workers, and in the case of non-seasonal factories and establishments which do not use power employing minimum of 20 or more workers. So क्या कह रहे हैं कि जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जो सीजनल फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी ये रूल अप्लाई होगा ESI Act 1948 का, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, राइट, which do not use power employing minimum of 20 or more workers. It does not apply to seasonal factories. कि क्या कर रहे हैं, दूसरी लाइन में देखेंगे. पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं, द स्कीम अप्लाइज टू, स्कीम अप्लाई होती है नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पर यूजिंग power that employ a minimum of 10 or more workers, and in the case of non-seasonal factories and establishment which do not use power employing minimum of 20 or more workers. It does not apply to seasonal factories. The scheme has been extended to shops, hotels, restaurants. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सीजनल नॉन सीजनल का जो कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे दोनों जगह नॉन सीजनल दिख दिया है. पहली लाइन और दूसरी लाइन को अगर पढ़ेंगे तो दोनों जगह नॉन सीजनल लिख दिया है. यहाँ पे एक जगह सीजनल होना चाहिए, एक जगह पे नॉन सीजनल होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या था कि द स्कीम अप्लाइज टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज यूजिंग पावर दैट एम्प्लॉय अ मिनिमम ऑफ 10 और मोर. मतलब जो नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट है ना, फैक्ट्रीज है, वहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग अगर वर्किंग है तो वहां पे ये रूल अप्लाई होगा ESI Act 1948 का. वेर एज जो नॉन सीजनल है, मतलब जो सीजनल है वहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग होंगे तब अप्लाई होगा रूल. और जो नॉन सीजनल है, मतलब जो रेगुलर वाले हैं, राइट, जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करेंगे तो वो रूल अप्लाई हो जाएगा. सिंपल, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है. और ये रूल्स कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड किया गया, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा. द एस्टेब्लिशमेंट्स आर शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स. जहाँ पे ये सारे एस्टेब्लिशमेंट जिसका नाम मैंने पढ़ा अभी, जहाँ पर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. Around 14 states and union territories have reduced the threshold limit for coverage of shops and other establishments from 20 to 10 or more. So जो shops and other establishments है वहां पर, क्योंकि shops में लोग कम ही काम करते हैं, तो वहां पे 20 ना होकर के उस प्रोविजन को 10 कर दिया गया. मतलब 20 तो ज्यादा हो गया. मतलब 10 लोग अगर कहीं पे वर्किंग है, जहाँ सपोज कोई शॉप वाली एस्टेब्लिशमेंट है, कोई शॉप्स है, नॉर्मल शॉप्स है, वहां पे अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर चाहे तो वहां पे ये एक्ट अप्लाई कर सकता है, राइट. With effect from 1st May 2010, the wage limit for coverage under ESI Act 1950 is 15,000 per month. So ये 15,000 ना होकर के ये 18,000 पर मंथ है, राइट. ESI एक्ट के तहत जहां पर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है मिनिमम, उस पर ये रूल अप्लाई हो जाएगा ESI एक्ट 1948. ये 15
जो 15,000 है ये पुराना था, उसके बाद अपग्रेड होकर के 18,000 हो गया है, 15,000 को 18,000 कर दिया गया है, राइट. So this is how you'll have to understand that what is the state employee state insurance act 1948. The scheme offers 5 मेजर बेनिफिट्स. ये स्कीम्स के अंदर क्या 5 मेजर बेनिफिट्स देखने को आपको मिलता है. पहला है मेडिकल बेनिफिट्स, दूसरा है सिकनेस एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स, तीसरा है मेटर्निटी बेनिफिट, चौथा है डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, पांचवा है डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स. डिसेबलमेंट का मतलब कि फैक्ट्रीज में अगर कोई का पर्सन या फिर वर्कर काम कर रहा है, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में कंपनी कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करती है. उसके भी कॉम्पेंसेशन का भी कुछ अमाउंट होता है, वो मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया है कि क्या होता है. परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में क्या होता है, डेथ के केस में क्या होता है. डिपेंडेंट सपोज जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाता है, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होता है, जो उसका स्पाउस होता है, सपोज अगर मेन काम कर रहा है तो उसकी वाइफ को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है. अगर वुमन काम कर रही है तो हस्बैंड उसका वो डिपेंडेंट हो जाता है, तो स्पाउस को वो बेनिफिट मिलता है. लास्ट लाइन देखेंगे. फाइनली इन केस ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन्स डेथ एन आउटराइट ग्रांट इज गिवन फॉर डिफरेइंग द फ्यूनरल एक्सपेंसेस. और फ्यूनरल एक्सपेंसेस ही प्रोवाइड किया जाता है अगर पर्सन की डेथ हो जाती है. सो लास्ट सेशन में हमने देखा था, बात की थी कि वो जो अमाउंट होता है फ्यूनरल का वो 2,500 से 5,000 तक होता है. ओके. बेनिफिट्स के अंदर देखेंगे मेडिकल बेनिफिट्स, वो जो सेम हमने अभी टॉपिक्स देखे थे, इसको एक्सपैंड मोड पे किया गया है. हम अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हमने काफी बार ये कर लिया है, बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली है हमने, राइट. सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एक्ट 1952 की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई सेशंस, माई वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.